सॉरी, हम लोग एडवोकेसी थ्रेड पढ़ रहे थे। ठीक है, शुरू करते हैं। आधी इस पेज पे, आधी अगले पेज पे, कोई मसला नहीं है। देखें एडवोकेसी थ्रेड क्या कहता है कि एक चार्टर अकाउंटेंट इन बिजनेस may need to promote an organization's position by providing financial information। बात ये कही जा रही है यहाँ पे कि अगर मैं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, ठीक है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, तो फिर अगर मैं सीएफओ हूँ, अगर मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, तो जो कंपनी के पॉइंट्स होते हैं, जो कंपनी की बातें होती हैं, कंपनी के जो डिसीजंस होते हैं, उन्हें डिफेंड करना जो है फिर मेरी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की हैसियत से ये चीज़ मुझे जेब नहीं देती है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन अगर वो इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है, अगर वो इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है, तो मैं उस इन्फॉर्मेशन के साथ एसोसिएट रह ही नहीं सकता। ये तो पहले ही इस्टेब्लिश हो गया था। अगर वो इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है तो फिर जो थ्रेट आएगी एडवोकेसी की वो बिल्कुल मौजूद होगी। लेकिन क्योंकि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ, और अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको पब्लिक को बताने से या डिफेंड करने से अपनी कंपनी को मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर कोई थ्रेट नहीं आएगी। ये नहीं होगा कि मैं सिर्फ इसलिए डिफेंड कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी कंपनी है। अगर इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग नहीं है तो फिर कोई एडवोकेसी थ्रेट नहीं आएगी। फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑब्वियस है कि अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो अपनी कंपनी को डिफेंड तो करेगा, अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन तो देगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर होगा, आई एम श्योर कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। एक बार फिर से आप ये कॉन्सेप्ट देख लें। मैं 10 सेकंड या 20 सेकंड का पॉज ले लेता हूँ। आप ये सेल्फ रिव्यू और एडवोकेसी थ्रेड जो है वो आप दोबारा से एक बार देख लें। मेन चीज़ कौन सी याद रखनी है एडवोकेसी थ्रेड में? अगर इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग है तो फिर एडवोकेसी थ्रेड एग्जिस्ट करेगी। अगर इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग नहीं है तो एडवोकेसी थ्रेड एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये बात याद रखनी है। सॉरी, आइए आपकी आखिरी जो 2 थ्रेड्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आ रही है आपकी फेमिलियरिटी थ्रेड। देखें फेमिलियरिटी क्या होता है कि मेरे किसी के साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन है, ज़्यादा अरसे से ताल्लुकात हैं, और मैं और वो इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि शायद मेरा जो ओपिनियन है उनके बारे में वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स क्या लिखता है? कोड ऑफ एथिक्स भी यही बात लिखता है कि दैट ड्यू टू अ लॉन्ग और क्लोज रिलेशनशिप विद अ क्लाइंट और एम्प्लॉयर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट विल बी टू सिंपैथेटिक। अच्छा, ये वाई होगा, इसको वाई कर लें आप, ये सही है। टू देयर इंटरेस्ट और टू एक्सेप्टिंग ऑफ देयर वर्क। यही मसला है ना कि अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन में और भी चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, हम सब आपस में इतने ज़्यादा एक दूसरे के काम के लिए एक्सेप्टिंग हो चुके हैं कि हमें एक दूसरे की शायद गलती नज़र ही ना आए। ये मसला हो सकता है। इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस मे बी इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस डिसीजंस, having an immediate or close family member who is in a position to benefit from that influence। ऐसा सवाल आप क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं, पीछे आप ये सवाल करके आ रहे हैं। लॉन्ग एसोसिएशन विद बिजनेस कॉन्टैक्ट्स इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस डिसीजंस। देखें, मेरा कोई दोस्त है जिसकी एक कंपनी है जहाँ से मैं गुड्स खरीदता हूँ। ठीक है, मैं सीए हूँ, अपनी कंपनी का सीएफओ हूँ, फाइनेंसिंग की सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, बाकी सारे डिपार्टमेंट भी मेरे अंडर कंट्रोल हैं, तो मैं अपने उस दोस्त को लेवरेज दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ।
अगर ऐसा कोई लेवरेज मैं प्रोवाइड करूँगा तो ये किस थ्रेट की वजह से होगा, इस पर कौन सी थ्रेट आएगी, इस पर फेमिलियरिटी थ्रेट आएगी। देखिए, एक्सेप्टिंग ऑफ अ गिफ्ट और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट अनलेस द वैल्यू इज क्लियरली इनसिग्निफिकेंट। ये आप ऑडिट में पढ़ के आए होंगे, ये थोड़ा सा ऑडिट की तरफ निकल गई ये एग्जाम्पल, तो ये मुश्किल है कि ये एग्जाम्पल टेस्ट हो, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो है ABC कंपनी से कार्स जो है ABC कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, हम उससे ख़रीद के बेचते हैं, तो वो बोले कि भाई 4 ऑडियाँ तुम अपने घर पे रख लो, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 25 से 40% कर दो। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर भी फैमिलियरिटी के साथ, क्योंकि मैंने उनसे 10-12 साल ताल्लुकात थे, तो इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि मैं उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने लग गया हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे फैमिलियरिटी के साथ और बहुत से प्रिंसिपल भी हिट हो सकते हैं। एक बात तो अच्छा है क्लियर कर दूं यहाँ पे कि एक सवाल में एक से ज़्यादा थ्रेड्स भी हो सकती हैं और एक सवाल में एक से ज़्यादा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी हिट हो सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत आसानी से पता चल जाता है कि थ्रेड कौन सी है और कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो हिट हो रहा है। अभी हम सवाल करेंगे, आपको पता चल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चंस इसी हैंड आउट में हैं, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चन भी आप करेंगे, उसके भी आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा आप पास पेपर्स भी अटेम्प्ट करेंगे तो उसके भी सजेस्टेड आंसर आप अपने ICAP से मिलाइएगा। जिसको कुछ समझ में नहीं आए तो नंबर तो मेरा मौजूद है सबके पास व्हाट्सएप पे, आप फ़ौरन मुझसे पूछेंगे। इंशाल्लाह आज 14 तारीख है, मंडे को आपको ये लेक्चर यानी कि आज ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आखिरी थ्रेट, इंटिमिडेशन की थ्रेट। देखिए, इंटिमिडेशन का जो मतलब है वो यही है कि मैं सामने वाले को डरा रहा हूँ या सामने वाले के ऊपर मेरा एक रोब और एक दबदबा है, ठीक है। मेरा नेचर ऐसा है कि सामने वाला मुझसे डरता है, तो अगर सामने वाला मुझसे डरेगा तो ये इंटिमिडेशन थ्रेट है। अगर मेरी डोमिनेटिंग नेचर है कि मैं उसे डोमिनेट करता हूँ, उसका ओपिनियन इन्फ्लुएंस करता हूँ, तो ये इंटिमिडेशन थ्रेट है। अगर मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का हूँ जिसकी वजह से सामने वाला अपना ओपिनियन नहीं दे सकता है, उसका ओपिनियन चेंज हो जाता है, तो ये इंटिमिडेशन थ्रेट है, ठीक है। आइए अंग्रेजी भी पढ़ लेते हैं। मेंबर्स आर अफ्रेड और रिसीव थ्रेट फ्रॉम अ पर्सन एट क्लाइंट हु इज ऑफ डोमिनियरिंग एंड और एग्रेसिव नेचर। एग्जाम्पल्स, थ्रेट ऑफ डिसमिसल or replacement or a disagreement about the application of an accounting principle or the way in which financial information is to be reported। देखें, जब आपस में आप डिस्कशन कर रहे होते हैं तो ऑब्वियस है कि मुझे सामने वाले का ओपिनियन सुनना पड़ता है। एक एग्जांपल लेते हैं, आप ही की क्लास की एग्जांपल देता हूँ। 1037 में जब मैं और सर आकाश डिस्कशन कर रहे थे तो एक जगह पे मेरा ओपिनियन डिफरेंट था, सर आकाश का ओपिनियन डिफरेंट था। अच्छा, अब मैंने भी क्योंकि 2 अटैम्प्ट पहले FAR2 पढ़ा है तो मुझे चीज़ें याद थी, ऑब्वियस है। तो मेरे जो दोस्त हैं, हमारे जो यहाँ पे दोस्त होते हैं जिनका आपने नाम सुना हुआ होगा, मुजम्मिल होते हैं, कल सेशन में सुना होगा आपने, आरफीन होते हैं, तो ये लोग भी मेरी ही साइड पर थे क्योंकि हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी हुई थी। अच्छा, अब हमारा सारा काज से डिस्कशन हुआ, खैर इसी फाइनेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे और ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे ही डिस्कशन हो रहा था। इन दी एंड ऑब्वियसली उस्ताद हैं यार, वही सही निकले, हम सारे गलत थे। तो अगर इस सिचुएशन में एक कंपनी होती, उस्ताद हमारे बॉस होते, उस्ताद अभी भी हमारे बॉस हैं लेकिन कंपनी में हमारे बॉस होते, और हम सब एम्प्लॉयज़ होते, और अगर हम सही होते उस वक्त, लेकिन क्योंकि उस्ताद का नेचर डोमिनियरिंग होता या एग्रेसिव होता या हम इतना डरते उनसे कि हम अपना पॉइंट ही नहीं रख पाते, तो ये कौन सी थ्रेट हो गई? ये इंटिमिडेशन थ्रेट हो गई। आई एम श्योर कि आपको सारी थ्रेट्स और सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब मैं 10 सेकंड का कोई ब्रेक ले रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर लें या वीडियो रिवाइंड कर लें और एक बार जल्दी से सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और सारी थ्रेड्स जो हैं वो आप देख लें, क्योंकि इसके बाद हम सेफगार्ड पढ़ेंगे।
और उसके बाद टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने अब तक वीडियो पॉज करके ये सारी थ्रेड्स और सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दोबारा से रिवाइज कर लिए होंगे। अब हम आखिरी जानिब जा रहे हैं जो कि सेफ गार्ड है। देखें, ये सेफ गार्ड ना हर सिचुएशन में अप्लाई होते हैं, मतलब इसमें ऑडिट की तरह का सीन नहीं है कि हर सिचुएशन के लिए थोड़े डिफरेंट सेफ गार्ड्स हो। ठीक है, ये 4 सेफ गार्ड्स हैं, ये 4 सेफ गार्ड्स ही अप्लाई हो जाएंगे आपके कि डिस्कस द मैटर विद द कंसर्न्ड पर्सन। सही है, जिस बंदे से मसला है ना उस बंदे से डिस्कस करें। डिसएसोसिएट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन विच क्रिएट थ्रेट्स टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ ठीक है, सॉरी, बीच में अगर 3, 4 या 10, 12 सेकंड का स्टॉपेज आ जाए तो वो यहाँ पे ज़ाहिर है लोग आते जाते रहते हैं, तो फिर लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है वो पॉज करनी पड़ती है, फिर दोबारा ऑन करो तो 3, 4, 10, 12 सेकंड इस तरीके से ज़ाया हो जाते हैं। तो घबराइएगा नहीं, दोबारा से डिसएसोसिएट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन विच क्रिएट थ्रेट्स टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ठीक है, किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन का आप पार्ट नहीं रह सकते जिसकी वजह से आपके जो 5 में से कोई एक भी फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो हिट हो जाए। ये आपका सेफ गार्ड है। रिपोर्ट द मैटर टू द ऑडिट कमेटी और दोज चार्ज विद गवर्नेंस। या आखिरी आपका सेफ गार्ड है कि आप कंपनी से रिज़ाइन कर दें। यही 4 सेफ गार्ड्स हैं, यही 4 सेफ गार्ड जो है वो हर सिचुएशन में अप्लाई होते हैं। ठीक है, हाँ, ऑब्वियस है कि अगर सवाल ने लिख के दिया हुआ है कि मैं ऑलरेडी 10 दफ़ा मैटर डिस्कस कर चुका हूँ, स्टिल वो बंदा नहीं सुन रहा है, तो फिर आप ये पहला पॉइंट नहीं लिखेंगे, फिर आप दूसरे से शुरू करेंगे। ठीक है, ये गलती नहीं करिएगा। कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये टॉपिक कोई 20 से 25 मिनट का था, लेकिन तकरीबन अभी कोई 1 घंटा 20 मिनट जा चुका हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों को ऐसे समझाना था कि एक बार में ही कॉन्सेप्ट बैठ जाए। तो अब अप्लाई करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स एक सवाल पर। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन 6, ये पास पेपर के सवाल हैं। अटेम्प्ट जो है ये होगी मार्च 16, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो शुरू हो जाइए। आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, मैं 10 सेकंड का गैप ले रहा हूँ वीडियो में। 10 सेकंड के बाद मैं आंसर की तरफ चला जाऊँगा। आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं आंसर की ड्राफ्टिंग की तरफ। पहले एक बार सवाल दोबारा से पढ़ते हैं। ज़िया इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वर्क्स एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर इन यूनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड। UEL is currently considering the acquisition of Top Storage Limited. And Zia is a member of the team which is currently negotiating the acquisition with the management of TSL. After becoming aware of the prospective acquisition, Zia purchased 1 million shares of TSL in the name of his wife and son. Briefly explain how Zia is in breach of fundamental principles of ICAP's Code of Ethics. Also explain the potential threats that may be involved in the above situation. कितनी चीज़ें पूछी हैं उसने 6 नंबर के लिए आपसे? उसने 2 चीज़ें पूछी हैं कि किस तरीके से फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हैं वो ब्रीच हो रहे हैं, और दूसरी चीज़ है कि थ्रेट कौन सी है। क्या नहीं पूछा है उसने? क्या नहीं पूछा है आईकैप ने? उसने जो है वो सेफ गार्ड नहीं पूछे हैं इस सिचुएशन में। तो आपके लिए आंसर और आसान हो गया। ठीक है, अच्छा, ज़िया के पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो कि किसी आम बंदे के पास नहीं हो सकती थी। ऑब्वियस सी बात है, हमने अपनी एग्जाम्पल में भी ये एक्विजिशन और मर्जर वाला केस पढ़ा था। ज़िया ने क्या करा? फिर ज़िया ने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करा। क्या करने के लिए यूज़ करा?
शेयर्स खरीद लिए TSL के इन द नेम ऑफ हिज वाइफ एंड सन। क्या ज़िया बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकता है जो कि बहुत कम लोगों को पता थी, जो कि एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी? नहीं कर सकता। तो सीधा सीधा आपका कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल यहाँ पे हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है आपका। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे इन द एबव सिचुएशन या इन द एबव सिनेरियो मिस्टर ज़िया हैज़ ब्रीच्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। किस तरीके से ब्रीच करा है? कौन सी इंफॉर्मेशन यूज़ करी है? बाय यूजिंग द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द पर्सनल एडवांटेज सिंस द इंफॉर्मेशन वॉज नॉट पब्लिकली अवेलेबल। क्या ये बात आपने पहले नहीं पढ़ी है? आपने ये बात पहले पढ़ी हुई है, आपको दिखा भी देते हैं। ये रही, दोबारा से इसको थोड़ा सा नीला कर देते हैं। अच्छा ग्रीन हो गया, ग्रीन कर देते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप से आए और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ हो जाए, तो ऐसी इंफॉर्मेशन से कौन सा प्रिंसिपल ब्रीच हो जाता है? ऐसी इंफॉर्मेशन से कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल ब्रीच हो जाता है। आपको लिखना पड़ेगा, आप लिखेंगे ये चीज़ कि इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, यूज्ड फॉर पर्सनल बेनिफिट या यूज्ड फॉर थर्ड पार्टी बेनिफिट। ठीक है, ड्राफ्टिंग करना आनी चाहिए। आसान मार्क्स हैं, आ गए पेपर में तो फ्री के मार्क्स हैं। वापस चलते हैं, ये तो हो गया। अच्छा कितने लोग हैं, अपने आप को असेस करिएगा जिनको सिर्फ और सिर्फ ये लगा कि यार इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल जो है वो ब्रीच हो रहा है, ओ कॉन्फिडेंशियलिटी का जो प्रिंसिपल है वो ब्रीच हो रहा है। 2-3 सेकंड का पॉज लिया हमने। देखें, मैंने आपसे कहा था कि एक से ज़्यादा फंडामेंटल प्रिंसिपल भी हिट हो सकता है, एक से ज़्यादा थ्रेड भी आ सकती है एक ही सिचुएशन में। यार मैं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जो कि कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूँ या मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँ, ये तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाएगी। लेकिन यार क्या मेरा प्रोफेशनल बिहेवियर हिट नहीं हो रहा है इससे? क्या मेरा प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं हिट हो रहा है इससे? क्या मैं लॉज और रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा हूँ एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट करके? क्या ये नहीं हो रहा है? क्या हमारा यहाँ पे प्रोफेशनल बिहेवियर पे क्वेश्चन नहीं है? क्या मैं रूल्स और रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा हूँ मैं? तो मैं कौन से प्रिंसिपल के बीच में भी आ गया हूँ? कौन से प्रिंसिपल के बीच में आ गया हूँ? प्रोफेशनल बिहेवियर के बीच में आ गया हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर सकता ऐसा। तो एक से ज़्यादा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी हिट होंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत से लोग सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी का पॉइंट लिख के आते हैं। आप व्हाट्सएप पे मुझे जब ये लेक्चर सुने तो बताइएगा कि कितने लोगों ने ये दोनों पॉइंट्स पिक कर लिए थे। इसके बाद सबसे आसान काम थ्रेड के बारे में लिखना। दुनिया का सबसे आसान काम है थ्रेड के बारे में लिखना कि कौन सी थ्रेड है, कौन सी थ्रेड है। भाई मिस्टर ज़िया ने ऐसा क्यों करा है कि वो शेयर्स ले लिए अपनी वाइफ और सन के नाम में? ऑब्वियस है, इससे उनका फाइनेंशियल गेन है, इससे उनका फाइनेंशियल गेन है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि उसने शेयर्स जो है, क्योंकि ज़िया ने शेयर्स बाय कर लिए, तो अब ऐसा शायद पॉसिबल ना हो कि ज़िया भाई जो हैं वो कोई ऐसा डिसीजन लें जो कि किस कंपनी के खिलाफ होगा, किस कंपनी के खिलाफ होगा जिसको हम एक्वायर करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो उनकी प्रोफेशनल जजमेंट के दरमियान आ जाएगा। ये बात क्लियर है? ये बात यहाँ पे क्लियर है? ज़िया कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगा क्योंकि सेल्फ इंटरेस्टेड की वजह से वो अपना काम सही से करेगा ही नहीं। तो ये थ्रेट है आपकी। तो इसको अंग्रेजी में लिखने में तो कोई मौत नहीं आनी चाहिए किसी को।
हम आई कैप का आंसर भी रीड कर लेते हैं। ये रहा आई कैप का आंसर, वही लिखा हुआ है आई कैप में। आई कैप के अपने शुगल हैं, उसने पहले ऊपर से स्टार्ट करा, उसने पहले दूसरा पॉइंट लिखा है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्वायर्ड शुड नॉट बी यूज फॉर पर्सनल एडवांटेज बाय अ मेंबर। बिल्कुल सही है, हमने भी ये पॉइंट लिखा है, आपने भी लिखा होगा। इन द अबव सिनेरियो मिस्टर ज़िया हैज ब्रीच्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी बाय यूजिंग द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर पर्सनल एडवांटेज सिंस द इन्फॉर्मेशन वाज नॉट पब्लिकली अवेलेबल। देखें, नोट्स ना बनाए ही इस तरीके से थे, बनाए ही इस तरीके से थे कि जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बताऊं, हर उसमें यही चीज़ें यूज़ होंगी। बाकी ऊपर नीचे की अंग्रेज़ी तो आप भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इस वजह से इस तरीके से नोट्स बनाए थे आप लोगों के लिए। दूसरी चीज़, members must comply with relevant laws and regulations and should avoid any action which discredits the profession। यार ये हमने कहाँ पढ़ा है सर? ये हमने पढ़ा है प्रोफेशनल बिहेवियर में, ये रहा सर, वही है, वही चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बताई गई हैं चार्ट्स की सूरत में, समरी की सूरत में, ताकि आप सुकून से कर लें। इसका एक पॉइंट है वो ये रहा, अवॉइड एनी एक्ट विच डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। तो हम सब पढ़ के आ रहे हैं, उसी की इम्प्लीकेशन कर रहे हैं। थ्रेड देख लें आप कि ज़िया जो है वो पार्ट है उस टीम का जो नेगोशिएट कर रही है शेयर्स की प्राइस। इस वजह से शेयर्स परचेज करना इन द नेम ऑफ हिज वाइफ एंड सन will create self-interest threat and he would be reluctant to take any decision that would be against his own interest। क्या ये बात क्लियर है? क्या इस सवाल में कोई मसला है? अब आई एम श्योर नहीं होना चाहिए, आई एम श्योर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी जो सवाल हैं इस हमारे एथिक्स के उसमें, अगर सारे सवाल मैं ही करा दूंगा तो बेटा आप लोग खुद तो कुछ करोगे ही नहीं ना। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपके पास सवालात आ रहे हैं। मुज्जू, ये जो है पास पेपर का सवाल है, इसमें हमने अपने बंदे का नाम डाल दिया मुज्जू करके, बाकी ये पास पेपर का सवाल है, ये आपने करना है। उमर शेख है, ये पास पेपर का सवाल है, ये आपने करना है। इसके अलावा जितने पास पेपर के सवाल हैं, अच्छा पास पेपर ढूंढने मत चले जाइएगा। आई कैप का जो स्टडी टेक्स्ट है उसमें जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं वो सारे पास पेपर हैं, सिवाय एक या दो के, वो सारे पास पेपर हैं। तो आप वो सब सॉल्व करेंगे। जब आप वो सब सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितने हद तक आता है। जहाँ आपको कोई मुसीबत, जहाँ आपको कोई मुश्किल परेशानी एथिक्स में, 1037 में, इंटेंजिबल्स में, किसी भी सवाल में आए, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए, पढ़िए और रिवाइज़ करते रहिए। थैंक यू सो मच।